नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मैं सतीश त्रिपाठी और मैं नवीन। द फ्रंट के एक बेहतरीन कार्यक्रम जिसको कि आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं, तेरी मेरी उसकी बात, इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। नवीन, एक कहावत है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मतलब आप शायद उनका जिक्र कर रहे हैं जिनकी हर ट्वीट में शेरो शायरी ही होती है या बॉलीवुड से रिलेटेड कोई गाना होता है। हाँ, बॉलीवुड से रिलेटेड गाना होता है या कभी कभी भद्दे कमेंट्स या गंदी जुबान और गंदे शब्दों का प्रयोग होता है। बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं और ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं जी, जिन्हें हम और आप एक फैमिली में बैठ के गैदरिंग में नहीं कर सकते। हाँ, मतलब जैसे एक वर्ड था आपका, आपने याद होगा बहुत लेटेस्ट एक वर्ड वो हुआ था, क्या कहते हैं, डिक्शनरी में जुड़ा था, ट्रेंड भी किया था और डिक्शनरी में भी ऐड हुआ था, हरामखोर, जिसका मतलब होता है नटखट। हरामखोर का मतलब नटखट। ये पहली बार मुझे पता चला कि हरामखोर की मीनिंग नटखट होती है। अब आप समझ रहे होंगे हम लोग किनकी बात कर रहे हैं। दूसरा भी वर्ड आया था, पब्लिक को तो सब पता है लेकिन थोड़ा थोड़ा बताएं तो उनको भी। उखाड़ दिया, ये कब आया था नवीन? अब तो समझ गए होंगे। हम आज बात कर रहे हैं संजय राउत की, जी, शिवसेना के संजय राउत की। तो ये कहां से शुरुआत करें यही समझ नहीं आ रहा। शुरुआत करने की बात है, पीएमसी घोटाले में इनकी वाइफ का नाम आया है जी। 3 बार ईडी ने संबंध इनको जारी किया है और तीनों बार ये मना किया और ये जम के मतलब सोशल मीडिया पे गाना शायरी कर रहे हैं कि आप देखें जरा किसमें कितना है दम और ये वो। और उसके बाद एक वर्ड का यूज किया था इन्होंने कुछ इससे संबंधित कि जो करना होगा कर लेना, ऐसा कुछ। हाँ, कुछ कि मैं नंगा आदमी हूँ, सबको नंगा कर दूंगा। आप देखिए जरा किसमें कितना है दम, उखाड़ दिया, हरामखोर, हाँ। और न जाने कितने वर्ड है। मतलब अगर खोलने लगे तो क्या अपने बारे में एक आदमी अगर डिफाइन करता है कि मैं नंगा हूं तो किसी को बताने की जरूरत है? इसके बाद वो डिफाइन कर रहा है कि मैं नंगा हूं, मैं सबको नंगा कर दूंगा, मैं नंगा हूं। तो मतलब कि आप हैं, या आपने एक्सेप्ट किया ये वर्ड अगर आप बोल रहे हैं अपने तरफ से जी। अच्छा, दूसरी चीज कि भाई अगर मान लिया आपकी वाइफ को सम्मन हुआ ईडी का, आप भगवान हैं, आप ईश्वर हो गए हैं, आप हैं कौन कि आप एक सांसद हैं। अगर मान लिया ईडी को समझ में आया कि आपके परिवार की तरफ से या किसी की तरफ से गलत काम हुआ है, उसकी एक सफाई चाहिए कि भाई क्या है, सही है कि गलत है, ईडी सफाई चाहती है, तो उसमें कौन सा ऐसा अपराध हो गया भाई? ईडी को कुछ सवालों का जवाब चाहिए और इसलिए आपको बुला रहे हैं। एक बार बुलाया, आपने बोला हेल्थ इशू है, दूसरी बार बुलाया हेल्थ इशू है, तीसरी बार बताया फैमिली इशू है। अब आम आदमी को तो इतना ग्रांटेड नहीं मिलता है ना भाई। आप करें तो रास्तीला, आम आदमी करे तो करेक्टर डीला, वही वाला हो गया ना। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे तो वो कह रहे थे कि मतलब 10 साल पुराना केस है, ठीक है, हाँ, और इसको इन्होंने दोबारा से खोल दिया, जबकि हम अब सारा इसका जो मतलब रिटर्न भर चुके हैं, हम सरकार के सामने एक एक चीज क्लियर कर चुके हैं। और इनकी एक सबसे बड़ी मुसीबत है कि इससे मुकर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो इस जो ये 55 लाख का है, इसका इन्होंने जिक्र अपने चुनाव भरते समय जो फॉर्म फिलअप किया जाता है उसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो बच भी नहीं सकते कि नहीं ये फर्जी आरोप है। खैर, मुझे लगता है कि एक बार ना दर्शक को पीएमसी करेक्ट क्या है, क्या इसके बारे में बताना चाहिए। हाँ। ये पंजाब एंड महाराष्ट्र जी, पीएमसी जो केस है ये टोटल जिसके लिए इतना बड़ा इशू बना हुआ है, ये है पंजाब, एक्चुअली एक बैंक है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक, और ये 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी 6 राज्यों से, करेक्ट, ठीक है। और मतलब इसमें अभी जो है कि लगभग 21,049 फर्जी अकाउंट खोले गए और उस अकाउंट से 70% रकम एसडी नहीं, उसमें क्या हुआ कि ये तो फर्जी अकाउंट इतना खोले गए। सवाल यहां से स्टार्ट हुआ, जब आगे जांच हुई तो पता लगा कि ये जो बैंक है पीएमसी बैंक, इन्होंने 70% जो लोन लोगों को दिया है
उस टोटल जो अमाउंट है इनका, उसमें से 70% इन्होंने एक कंपनी को दिया है, HDIL। जी, HDIL, करेक्ट। और इसके मालिक है राकेश माधवन, जो कि अभी ईडी की हिरासत में है, और उनका बेटा भी ईडी की हिरासत में है, ठीक है। और 70% आप समझ सकते हैं, एक बैंक अगर किसी एक आदमी को लोन दे दे तो जरूर दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, है ना। और इस चक्कर में क्या हुआ कि दिल्ली के, पंजाब के, महाराष्ट्र के बहुत आम लोग का पैसा इसमें फंस गया। मतलब RBI के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में केस गया, और ये हुआ कि एक दिन में आप 2000 ही निकाल सकते हैं। मतलब लोगों का पैसा खुद जो बैंक में जमा किए वो नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि जांच चल रही थी। अब धीरे धीरे उससे पाबंदियां हटी है और लोग पैसे निकाल पा रहे हैं। अब ये जो कंपनी है HDIL, इसी कंपनी से संजय राउत की बीवी वर्षा राउत ने 55 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन दोनों के बीच में हुआ है। ईडी उसी से सवाल करना चाहती है कि भैया ये 55 लाख आपने क्यों लिया, कैसे लिया। प्रवीण राउत की जो वाइफ है, जो संजय राउत है, प्रवीण राउत, अच्छा, उनकी वाइफ ने संजय राउत की वाइफ के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया 55 लाख, जी जी, जो कि इससे जुड़ा हुआ। अच्छा, दूसरी चीज है कि करीब 4500 करोड़ का ये घोटाला है जी, ये तो पैसे का घोटाला नहीं, ये है 4355 करोड़। तो आप सोचो, मैं एक बात कह रहा हूं, आज के इस देश में, इस दौर में जहां की 8 महीने, लगभग 1 साल पूरी दुनिया रुक गई हो, आप सोचो दोस्तों कि हम लोग इस ऑफिस में, द फ्रंट जो हम लोग का ऑफिस है, ये ऑफिस रन करने के लिए हम लोग छटपटा रहे थे, मगर आ नहीं पा रहे थे क्योंकि कोरोना ने पूरी दुनिया को रोक दिया था जी। जो मीडियोकर क्लास है, लोअर क्लास है, सब लोग, मतलब सबके धंधे बंद हो गए, पूरी दुनिया परेशान है। आप ये जो जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, MNCs हो गई, सब बंद हो गई, खाली 50% लोगों के वो खत्म हो गए, रोजगार के नाते रिश्तेदार होंगे आपके सामने, हम लोगों को इतना बताने की जरूरत भी नहीं है। आपके भाई, घर वाले, रिश्तेदार, ऑलमोस्ट लोगों की नौकरी जा चुकी है, जिनकी है आधे सैलरी पे काम कर रहे हैं, हालत बुरा है, आधे सैलरी पे काम कर रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में दुनिया जहां मतलब सोच रही है कि अपने पेट को कैसे पाले, अपने परिवार के पेट को कैसे पाले, पाई को मोहताज है, वहां पे इस टाइप का घोटाला हो रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस पे क्वेश्चन उठ रहा है तो एक आदमी, तो इसमें मिर्ची लग रही है, किसी को भी मिर्ची लग रही है। आप करो सीधा, एक कुछ ही दिन पहले की बात है कि अर्नब गोस्वामी को इन लोगों ने, अर्नब गोस्वामी एक आप सब जानते हैं, रिपब्लिक के, उनको करीब 10-12 दिन लोगों ने जेल में सिर्फ एक दम्भ के लिए किसी के पुराने केस को खोल के इन्होंने ठोस दिया। संजय राउत वो जायज है। देखिए संजय राउत जो है ना, वो बड़बोले हैं। मैं बताऊं, संजय राउत को जब भी हम देखते हैं या उनको सुनते हैं तो मुझे ना कांग्रेस का एक्चुअली एक कहावत है, घर का वेदी लंका है ना, वो हमेशा बड़बोले बन के ले जाते हैं अपनी पार्टी के लिए ना, वो समझिए तो नुकसान ही है, पर ठीक है, जैसे दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए करते हैं, ठीक उसी तरह शिवसेना के लिए संजय राउत करते हैं। थोड़ा सा संजय राउत का 2-4 जो इंपॉर्टेंट बात है उनका, जिसके लिए वो फेमस है, जिक्र करता हूं मैं। आपको सबको पता है सुशांत केस में अभी सुशांत जांच ही चल रही है, अभी तक उसका कुछ नतीजा नहीं निकला है, और कंगना खुल के इस केस में मतलब महाराष्ट्र की सरकार पे सवाल उठा रही। अब शिवसेना के निशाने पे कंगना रनौत है, और पार्टी को छोड़िए एक आदमी है जो हमेशा पार्टी का झंडा उठा के और लड़ते रहता है, संजय राउत। उन्होंने कंगना को, आप सबने सुना होगा, उन्होंने कंगना को धमकाया कि महाराष्ट्र तुमको नहीं आने देंगे, मुंबई नहीं आने देंगे। कंगना ने ट्वीट किया कि हम आ रहे हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। और BMC ने जो कार्रवाई की आप सबको पता है कि आनंद फानन में, और वो इशारा था पार्टी का, शिवसेना का। कंगना के पहुंचने से पहले ही BMC ने उनका दफ्तर तोड़ दिया, और अगले दिन सामना में क्या छपा, उखाड़ दिया, हेडलाइन था। क्या उखाड़ा आप? और जब इस पे सवाल किया गया संजय राउत से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो BMC की कार्रवाई है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। संपादक यही है ना, सिर्फ ये, हाँ, ये सामना के संपादक है। एक चीज बताओ, मेरे मन में बार बार एक सवाल ये रहता है कि किसी पार्टी का
न्यूज़पेपर कैसे हो सकता है? नवीन, वो बहुत पुराना है, सामना पुराना है, और उस जमाने से जब वहां पे बाला साहब जो हम सबके पूजनीय, हाँ। एक्चुअल में जो शिवसेना थी ना, हम लोग का जो लगाव था ओनली बिकॉज ऑफ बाला साहब ठाकरे, बाकी तो लोगों ने गुड़गोबर कर दिया। मैं आपको एक छोटा सा बात बता रहा हूँ, ये तो फिर भी बर्दाश्त की हद है कि आप पर्सनल राइवलरी मतलब पर्सनल दुश्मनी में आप किसी के साथ किसी भी हद तक जा सकते हैं, किस पावर आपके पास हाथ में आ गया तो। लेकिन जो शब्द का उच्चारण अभी इन्होंने किया, अभी हाल ही के दिनों में सामना में इन्होंने एक वर्ड लिखा है कि भाई चाइना, मतलब मोदी संभाल नहीं पा रहे देश को, चाइना अंदर तक घुसाया। चाइना के बारे में इनको ज्यादा पता है कि चाइना इनसे ज्यादा कनेक्टेड है, कि चाइना हमारे देश में घुसाया है। इन्होंने कुछ भी कहा था ना कि सुनो, वही बता रहा हूँ कि चाइना हमारे देश में घुसाया, किसान संभल नहीं पा रहा है। कहीं ऐसा हो जाए कि कुछ दिनों बाद रशिया की तरह हिंदुस्तान भी टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाए। संजय राउत जी, कान खोलकर सुन लीजिए, आज आपको मैं बता रहा हूं, ये हिंदुस्तान है, अखंडित है, किसी की औकात नहीं है, किसी का दम नहीं है, किसी का कलेजा और जिगर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हिंदुस्तान को खंड खंड करने के बारे में सोच सके। ये आप याद रखिएगा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आप पूरे हिंदुस्तानियों की नजर से आप गिर रहे हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं, ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा वतन है और हमको प्यार है, और ऐसे शब्द को तो हम कभी कबूल नहीं कर सकते। देखिए, आप एक सांसद हैं, आप जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और आप अगर ऐसा बोलते हैं मतलब आपके मन में कुछ ऐसा है? हाँ? आप मतलब ये शब्द बहुत डालो और राज करो, ऐसा ये शब्द बर्दाश्त कर सकते हो ना? आप टुकड़े टुकड़े गैंग के ये नेता हो, नए मसीहा टाइप पैदा हो जी, ऐसा वर्ड यूज, देश को तोड़ने की बात, मतलब ये कहां तक सही कि रशिया जो है, रशिया की तरह हिंदुस्तान भी खंड खंड राज्यों में विभाजित हो जाएगा। क्यों होगा भाई? हर पार्टी इसलिए हो जाएगा कि किसान बैठ, हमारे देश की समस्याएं हैं, हम लोग मिलजुल के संभालेंगे, सुलझाएंगे, हम सब मिलके उसको सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करने की बजाय आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात, देश को तोड़ने की बात, मतलब ये तो बर्दाश्त ही नहीं है ना। क्या ये बर्दाश्त ही कर सकता है? ये शिवसेना है ना भाई, शिवसेना का अभी ये हाल हो गया हमारा, ये शिवसेना ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग ये शिवसेना कर रही है, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना। देखिए, शिवसेना का ये हाल हो गया महाराष्ट्र में ना कि वो अब खत्म होने के कगार पे है। नवीन, आज मैं आपको बता रहा हूं, ये लास्ट टेन्योर है जो मुझे लगता है, इसके बाद इलेक्शन आएगा, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, इलेक्शन आने दीजिए। शिवसेना हमेशा ना हिंदुत्व पे लड़ी है, हिंदुत्व पे लड़ी है, देश पे लड़ी है, देश की बात पे लड़ी है। और जब आप टुकड़े टुकड़े की बात करने लगे, आप तो एकदम अलग हो गए, आप तो एकदम आपकी भाषा एकदम कॉमरेड वाली हो गई, अलग भाषा हो गई। तो आपको क्यों बोलते? फिर कांग्रेस को दे देगी ना, कांग्रेस को क्यों देगी? और भी लोग हैं, और जो भी हैं, जो देश की हित की बात करेगा। अभी मैंने कांग्रेस का इसलिए जिक्र, क्योंकि कांग्रेस के साथ ही तो ये सरकार चला रहे हैं, जिसके खिलाफ हमेशा रहे, आज उनके साथ है। खैर, राजनीति है, और किसके दम पे जीते ये भी पता है तुम्हें। महाराष्ट्र लोगों ने जो जीता, बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगा के, और उसी प्रधानमंत्री को जब आप गाली दे रहे हैं, ठीक है, आप ये आपका पर्सनल राय नहीं हो सकती, आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी आप बोल दीजिए, अर्नब को जेल में ठूस दीजिए, आप कंगना रनावत का बिल्डिंग तोड़ दीजिए, बंगला तोड़ दीजिए, आपके पास पावर है, आप कुछ भी करिए, आप कुछ भी अनैतिक कार्य, लेकिन ये शब्द अगर आप देश को तोड़ने वाली बात कहेंगे संजय राउत जी, तो ये हम सब कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, सिंपल सी बात। तो इनको मिर्ची लगी है बस इसी की कि मेरे खिलाफ जांच कैसे हो रहा है, दिखा देंगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे होंगे, कैसे धमकी भरे वर्ड थे उनके, तो ये ठीक नहीं है। कोई नहीं, ये एक मुझे ऐसा लगता है नवीन कि एक इंसान को जो अपने आप को एक दम आ जाता है, जब पावर का दम आ जाता है, तो आप अपने आप को सोचते हैं कि आपसे बड़ा स्ट्रांग कोई है ही नहीं धरती पे। तो आप इस लेवल तक के अगर इस ढंग से आप जिंदगी को जी रहे हैं, तो आप कानून है कि देश में हमारे कानून है, सब कुछ है, और ये शब्द बर्दाश्त हमारा हिंदुस्तान तो नहीं करेगा। आज क्या हम लोग यही विराम देते हैं? आज के लिए फिर इतना ही नहीं करते हैं, कल फिर एक सब्जेक्ट के साथ हम लोग अवतरित होंगे, हम लोग आएंगे। लेकिन आप लोग विचार करिएगा और इस पर लिखिएगा, जरूर कमेंट करिएगा कि क्या ये देश संजय राउत की इस बात को बर्दाश्त करेगा। नमस्कार। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।